नमस्कार बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम सीरीज। भाई किसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है? अभी तो डॉक्टर बने नहीं, उससे पहले ही पोस्टमार्टम। अभी से आदत डाल लो। हालांकि आपका काम नहीं है पोस्टमार्टम करने का, लेकिन हम लोग तो करेंगे। और किसका करेंगे? हम लोग करेंगे नीट 2025 के पीवाईक्यू का। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो नीट 2025 में आए हैं, उसके हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक शब्द को ओपन कर करके, खोल खोल करके देखेंगे क्या है इसके अंदर, क्या छुपा है, क्या मायने हैं इसके, और ऐसा क्या था जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, उन बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाया, और आने वाले समय में ऐसे ही क्वेश्चन और पूछे गए तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। उन सब चीजों को अपन लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्पेशली बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक सेट ले लीजिए, क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं, बस वहां पर सफलिंग हो जाती है क्वेश्चन की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 91? द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी काफी बच्चे इसमें गलतियां कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, आंसर आप लोगों को भी पता होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका जो आंसर होगा वो होगा जी सेकंड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इसका करेक्ट आंसर यहां पर है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं भाई इसकी डिटेलिंग पर कि ये आंसर इसका क्यों है और बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं वो गलत क्यों हैं। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड पर बनते हैं, लेकिन एज इट इज तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन होकर के बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हो सकता है 2026 में इसी से कहीं से क्वेश्चन आए, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आए। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से इसको तोड़ तोड़ करके। तो चले शुरू करें इसका पोस्टमार्टम। सबसे पहले तो यहां पर आप देख लीजिए कि टॉपिक कौन सा है। टॉपिक हमको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये जो टॉपिक है वो रेस्पायरेशन चैप्टर का है। बिल्कुल सही समझे आप लोग। किस चैप्टर का है जी? ये रेस्पायरेशन चैप्टर का है। रेस्पायरेशन में पर्टिकुलर किसका है? ये ईटीएस का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका ये टॉपिक है और वो हमें देखना है। आंसर इसका क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और पूछा क्या गया है? कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर। टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। क्या है ये कॉम्प्लेक्स? जरा मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं, थोड़ा देखिएगा। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स बताए मैंने? 5 कॉम्प्लेक्स बताए हैं। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स आप देखिएगा। ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। ये जो मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जिसके पास इस तरीके के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसी दौरान हाइड्रोजन आयन की पंपिंग यहां पर होती है, यानी कि प्रोटॉन की पंपिंग होती है और उसी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेस। यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की पंपिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। हाइड्रोजन आयन जो है वो यहां इनर मेम्ब्रेन से, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इस तरफ क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस तरफ जो है वो आपका साइटोप्लाज्म है। तो यहां से हाइड्रोजन आयन जो है वो साइटोप्लाज्म में पंप हो रहा है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि NADH और ये H2O, ठीक है। बाकी का डिटेलिंग तो जब इस टॉपिक पर हम जाएंगे तो वहां आपको मिल ही जाएगा। अभी फिलहाल मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि जो क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो क्या है। यहां से इलेक्ट्रॉन जब पास आउट होता है तो वो जाता है कॉम्प्लेक्स सेकंड पर। तो यहां आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड, क्लियरली उसको क्या नाम दिया गया है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। यहां पर ये सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर करता है क्यूनॉन को। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। वहां से अब देखिए यहां पर कोई भी हाइड्रोजन की पंपिंग नहीं हो रही है, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में जा रहा है, जबकि यहां कॉम्प्लेक्स सेकंड में कोई हाइड्रोजन पंपिंग नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी हाइड्रोजन पंपिंग आपको कॉम्प्लेक्स सेकंड में देखने के लिए नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को याद रखना। आप देख सकते हैं कुछ भी आपको यहां पर
पंपिंग जैसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में। देख लीजिए कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन सा है, साइटोक्रोम B(C1) कॉम्प्लेक्स, ये है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड। इसमें भी देख लीजिए हाइड्रोजन की पंपिंग हो रही है। वहां से फिर इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। कॉम्प्लेक्स फोर्थ कौन सा है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ध्यान से देख लीजिए साइटोक्रोम 4 कौन सा है, साइटोक्रोम 4 या कॉम्प्लेक्स फोर्थ है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहां पर भी देख लीजिए आप हाइड्रोजन आयन की पंपिंग हो रही है। और उसके बाद फाइनली यहां पर आप देख सकते हैं ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। इस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में भी हाइड्रोजन की पंपिंग होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको एटीपी सिंथेटेज, क्योंकि इसके पास एटीपीएज एंजाइम होता है। एक्चुअल में एटीपी का सिंथेसिस जो है ना वो इसी जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहां से इस डायग्राम से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई वहां हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है, कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसको क्या कहते हैं, तो वो आपका है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। अब जैसे यहां इसी ऑप्शन में अपन लोगों को और भी चीजें मिल रही हैं। जैसे आपसे यहां पर पूछा गया है पहला वाला जो ऑप्शन है वो है साइटोक्रोम B(C1), ये किसको कहा जाएगा, देख लीजिए यहां पर आपको सारी चीजें नजर आ रही है। साइटोक्रोम B(C1) ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, दिख रहा है आपको, यानी कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड को कहा जा रहा है। किसको, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस हो गया कॉम्प्लेक्स सेकंड। दूसरा है आपका, तीसरा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहां पर देख लीजिए साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ को कहा गया है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये कहा गया है कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। और NADH डिहाइड्रोजनेस ये सबसे पहला ही कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको बताया ये रहा, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो करेक्ट इसका आंसर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और एक पांचवा कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसको एटीपी सिंथेटेज हम लोग बोलते हैं। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग समझाता हूं। एक बात तो आपको यहां से समझ में आ गई कि हाँ सर 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन पांचों के अपने अपने नाम हैं। तो क्वेश्चन तो हालांकि सिंपल था लेकिन इसको और टफ भी बनाया जा सकता है। तो टफ में क्या बनाया जा सकता है उसको थोड़ा सा आप लोग यहां पर समझना। इस एंजाइम के बारे में बात करें, इस कॉम्प्लेक्स सेकंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है इसका नाम, कॉम्प्लेक्स सेकंड का सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ये है बाबू इसका नाम कॉम्प्लेक्स सेकंड का, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत ही यूनिक और स्पेशल है। क्यों है भाई सर ये यूनिक और स्पेशल, वाकई में ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल पार्ट माना जाता है किसका, ईटीएस का। ईटीएस किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईटीएस जो होता है वो तो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस जो मैं बोल रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया की ईटीएस का बोल रहा हूं। क्यों है ये भाई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज एक तो है इसका ड्यूअल रोल, ये दो काम करता है। क्या करता है सर, दो काम करता है, दोहरे काम है इसके। कॉम्प्लेक्स सेकंड अकेला ऐसा एंजाइम है, अकेला ऐसा एंजाइम यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस अकेला ऐसा एंजाइम है जो क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में पार्टिसिपेट करता है। दिस इज द ओनली एंजाइम पार्टिसिपेट इन बोथ क्रेब साइकिल एंड ईटीएस। यानी एकमात्र ऐसा एंजाइम जो क्रेब साइकिल और ईटीएस में पार्टिसिपेट करता है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है भाई, अगर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ईटीएस में ऐसा कौन सा, या सिंपल सा पूछ लेंगे कि भाई ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि क्रेब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, जानकारी है आपको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्रेब साइकिल कहिए या सिट्रिक, अरे क्या कर रहे हो भाई या फिर आप उसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहिए। तो क्रेब साइकिल और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में पार्टिसिपेट करता है। क्रेब साइकिल में इसका क्या काम है, पक बीच बीच में फोन लगा देता है। हाँ भाई, तो क्रेब साइकिल में इसका क्या काम है जरा उसको देख लें अपन। हालांकि मैं यहाँ क्रेब साइकिल डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो तो क्रेब साइकिल आप जब प्रॉपर लेक्चर आएगा तो वहां देख लेना। क्रेब साइकिल जिन लोगों ने पढ़ा उसको पता, उसमें एक स्टेप आती है जहां पर सक्सिनेट को फुमेरेट में कन्वर्ट होना होता है, उस जगह पर ये एंजाइम काम करता है। वहां पर एक रिएक्शन है
और उस रिएक्शन का नाम क्या है? सक्सिनेट जब कन्वर्ट होगा किस में? फुमेरेट में। जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फुमेरेट में, तो इस जगह पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो यही है, सक्सिनेट या सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। तो क्रेब साइकिल में इसका इंपॉर्टेंस कहां पर है? इस स्टेप पर है कि सक्सिनेट को फुमेरेट में कन्वर्ट करता है। और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कहां पर है? वो भी मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। ईटीएस या ईटीसी के अंदर ये जो आपका सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, ये क्या बनाता है? ये बनाता है कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड का काम जो है वो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज करता है। ये क्या करता है? जब रिएक्शन होती है तो FADH2 जब बनता है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। देखिए इसमें डायग्राम में आप वापस आइए, तो यहां पर ये सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज है और यहीं पर FADH2 बनता है। इसी रिएक्शन पर जब FADH2 बनता है, जिसके इलेक्ट्रॉन को ये आगे बढ़ाता है, फॉरवर्ड करता है इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ FADH2 फॉर्मेशन। जब FADH2 का फॉर्मेशन होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है, देन इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को पास आउट होते हैं। तो कौन पास आउट कराता है? यही विद द हेल्प ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। यही सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज ही है जो उन इलेक्ट्रॉन को पास आउट कराता है। और किसको पास आउट कराता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में जब आप देखोगे तो जब सक्सिनेट, इसमें क्या रहता है, सक्सिनिक जो डीहाइड्रोजिनेज है वो सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन कराता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो FAD के पास जाते हैं, जिससे FADH2 बनता है। फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको यूबी क्यूनॉन या अपना कोएंजाइम Q उस तक ट्रांसफर कर देता है। ये जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। कहां से? FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको ट्रांसफर करेगा अपना कोएंजाइम Q तक। कोएंजाइम Q, डायग्राम में लिखा था Q, या इसी को यूबी क्यूनॉन भी हम लोग बोल सकते हैं, यूबी क्यूनॉन, उस तक ये ट्रांसफर करने का यहां पर काम करेगा। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत बहुत सिंपल है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर आप ध्यान से देखोगे, इसको ना नोट में करके लिखना, अभी मैंने आपको बताया तो बड़ा स्पेशल फोकस किया था। यहां पर कोई हाइड्रोजन की पंपिंग नहीं होती है, नो प्रोटॉन पंपिंग। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि ईटीएस के अंदर जो प्रोटॉन पंप है वो किस स्टेप पर नहीं होता है, या किस जगह पर, किस कॉम्प्लेक्स पर प्रोटॉन पंपिंग नहीं होती है। तो प्रोटॉन पंपिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड पर नहीं होती है। ये आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स सेकंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को पंप नहीं करता है, नहीं करता है, याद रखिएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, डू नॉट पंप द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता है। कहां पर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जैसे वहां पर वो कर रहे थे, जैसे इस डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहाँ जा रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, दोनों तरफ से हैं, और वहां पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स सेकंड में आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट एग्जाम के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। और यही एक कारण है कि एटीपी जनरेशन में इसका कंट्रीब्यूशन कम है, इसी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन कम है। ये एक रीजन भी है, अगर असर्शन रीजन में पूछ लिया जाए तो आप ये आंसर ये इसका दे सकते हैं कि FADH2 में, या जो FADH2 है उसका ATP कंट्रीब्यूशन में कम योगदान क्यों है?
क्योंकि FADH2 जो है उसका जो ऑक्सीडेशन है, बेसिकली उसके जो इलेक्ट्रॉन पास आउट कराने का काम होता है वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस या कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड में हाइड्रोजन पंपिंग नहीं होती है। देखिए जितनी ज्यादा हाइड्रोजन पंपिंग होगी वहां ATPase कॉम्प्लेक्स फिफ्थ पर उतने ही ज्यादा ATP बनते हैं। यहां पर हाइड्रोजन पंपिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कम है, दैट्स व्हाई लेस कंट्रीब्यूशन इन ATP जनरेशन। ATP जनरेशन में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा कम माना जाता है। इज दैट क्लियर? मैं यहां पर आपको ये 5 जो कंपोनेंट हैं या 5 जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आपको बता देता हूं, एक टेबल फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स इन ETS प्रॉपर इसकी एक टेबल बना लीजिए और आपको सारी चीजें जो है वो इस टेबल से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत आपको नहीं लेनी है। सबसे पहले तो आप लोग लिख लेना यहां पर एक तरफ कॉम्प्लेक्स, कि भाई कॉम्प्लेक्स क्या है, और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके कॉमन नेम पर, जैसे अभी पूछा गया है कॉमन नेम। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉलम बनाइएगा वो बनाइएगा इसका फंक्शन, कि भाई इसका काम क्या है। ठीक है, ये 3 कॉलम में आप इसको लिखिएगा। तो जैसे कॉम्प्लेक्स, वही अपने 5 कॉम्प्लेक्स हैं, एक तरफ लिखिएगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नाम आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए, रट्टा मार लेना इस टेबल को। क्या है इसका नाम? NADH डिहाइड्रोजनेज। NADH डिहाइड्रोजनेज, ये है कॉमन नेम किसका? कॉम्प्लेक्स 1 का। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज। क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज। क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज। क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज। नींद में भी याद आना चाहिए, क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज। तो इसका काम क्या है? NADH का ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। ये NADH का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। उसके बाद दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसी का तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, या सक्सिनिक या सक्सिनेट, जो भी आप लिखना चाहो एक ही बात है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये इसका कॉमन नेम है। और इसका आंसर क्या है? सॉरी, इसका फंक्शन क्या है? सक्सिनेट, या सिंपल सा कहें अपन कि FADH2 बनाता है। ठीक है, FADH2 बनाता है और यूज करता है, ये इसका काम है। फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ FADH2, फॉर्मेशन ऑफ FADH2। और यहां पर सक्सिनिक, सक्सिनेट जो होता है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन भी यहीं पर होता है, और साथ साथ में FADH2 बनाता है और उसका यूज भी करता है। तीसरा जो इसके अंदर है वो लिखिएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड, रट्टा मार लो, क्या है भाई कॉम्प्लेक्स थर्ड? अभी आपको बताए थे, वो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये कॉमन नेम है इसका, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कोई समस्या मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं होगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम पर ट्रांसफर करना, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम। जो साइटोक्रोम है ना, उनको ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइटोक्रोम फोर्थ या कॉम्प्लेक्स फोर्थ। आई एम सॉरी, नॉट साइटोक्रोम फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। यह है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसका नाम क्या है? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसका काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर को बनाना, टू फॉर्म द वाटर। H2O का फॉर्मेशन करता है बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या सिंपल सा लिख लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिडक्शन करके H2O बनाता है, पानी बनाने का काम इसका है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये क्या है? इससे भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज। ये है यहां पर 5वां कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, ATP बनाता है। ATP फॉर्मेशन में इसका काम है। आ गई बात समझ में बाबा? आ गई होगी। ये इसका फंक्शन है और ये इसका फंक्शन है।
बस ये एक टेबल अच्छे से याद कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो था 91 का, जो कि ईटीएस के ऊपर था, उसका हमने पोस्टमार्टम किया है। ऐसे ही एक एक करके सभी क्वेश्चंस का डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पोस्टमार्टम में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।